नमस्कार। आज हम राजस्थान की उन शानदार हवेलियों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम सब ने इनके बारे में सुना तो है, पर शायद उतना जानते नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इनकी बनावट नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानियां और आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है, इस पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल सही कहा। और शुरुआत करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हवेली आखिर है क्या। हाँ, ये शब्द आता कहाँ से? ये शब्द फारसी से आया है, जिसका मतलब है हवादार जगह। 17वीं और 18वीं सदी में मारवाड़ी सेठ साहूकारों ने जब खूब पैसा कमाया तो उन्होंने ये हवेलियां बनवाईं। पर ये सिर्फ रहने के लिए बड़े घर नहीं थे। तो फिर ये क्या थे? क्योंकि पहली नजर में तो ये किसी राजा के महल जैसे दिखते हैं। और यही तो बात है। ये उस जमाने के, कह सकते हैं, अरबपति व्यापारियों के लिए अपने पड़ोसियों से एक बड़ी लकीर खींचने का तरीका थे। अच्छा। आपकी हवेली जितनी बड़ी, जितनी भव्य, समाज में आपका रुतबा उतना ही ऊंचा। ये उस दौर का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल था। मतलब जैसे आज महंगी गाड़ियां होती हैं। बिल्कुल। उस जमाने में एक शानदार हवेली बनाना ही सबसे बड़ा फ्लेक्स होता था। ये दिलचस्प है। और इनकी बनावट में कुछ चीजें बार बार दिखती हैं, जैसे आंगन, जाली, झरोखे। ये सिर्फ डिजाइन के लिए थे या इनका कोई और मकसद भी था? नहीं नहीं, इनका मकसद बहुत गहरा और वैज्ञानिक था। सोचिए, राजस्थान की तपती गर्मी। हाँ, एयर कंडीशनर तो थे नहीं। बिल्कुल। तो ये आंगन यानी कोर्टयार्ड हवेली का दिल और फेफड़े दोनों थे। ये ठंडी हवा को अंदर खींचते थे और गर्म हवा को बाहर निकालकर पूरी इमारत को ठंडा रखते थे। हाँ, प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते थे। ये उस जमाने का एक शानदार बिना बिजली वाला एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। कमाल है। और जालियां, वो पत्थर की नक्काशी वाली खिड़कियां। जालियां खूबसूरती से कहीं ज्यादा थीं। वो उस दौर के समाज का आईना थीं। पर्दा प्रथा थी तो महिलाओं को सीधे बाहर देखने की मनाही थी। ये जालियां उन महिलाओं के लिए दुनिया देखने की खिड़कियां थीं। वो बाहर की हलचल देख सकती थीं, पर बाहर से कोई उन्हें नहीं देख पाता था। वाह। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस शहर से करते हैं जिसे हवेलियों का नगर ही कहा जाता है, जैसलमेर। स्वर्ण नगरी। हाँ, स्वर्ण नगरी। और जो सबसे हैरान करने वाली बात लगे वो थी यहाँ की निर्माण तकनीक। कहते हैं कि पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ, और यही जैसलमेर की हवेलियों को सबसे अनोखा बनाती है। ये तकनीक पत्थर से बने एक विशाल 3D जिक्सॉ पजल की तरह थी। अच्छा। हर पीले बलुआ पत्थर को हाथ से इस तरह तराशा जाता था कि वो दूसरे में पूरी तरह से लॉक हो जाए। अच्छा। बिना किसी सीमेंट या चूने के। और इसलिए ये इतनी मजबूत हैं। बिल्कुल। और जब इस पीले पत्थर पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा शहर वाकई सोने की तरह दमकने लगता है। जैसलमेर की बात हो और पटवों की हवेली का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। स्रोतों के मुताबिक ये 5 हवेलियों का एक समूह है। सेठ गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था, पर इसमें 66 झरोखे हैं। ये संख्या कुछ ज्यादा नहीं लगती? ये संख्या ही तो पूरी कहानी कहती है। ये 66 झरोखे सिर्फ सजावट नहीं थे। तो फिर ये गुमानचंद पटवा की दौलत और उनके प्रभाव का खुला प्रदर्शन थे। वो दुनिया को बता रहे थे कि एक व्यापारी होकर भी वो किसी राजा से कम नहीं है। और दूसरी तरफ ये उन महिलाओं के लिए दुनिया देखने की 66 अलग अलग खिड़कियां थीं। बिल्कुल। ये उस दौर के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। दौलत तो थी, पर महिलाओं के लिए एक तरह की, कह सकते हैं, सुनहरी कैद भी थी। और मैंने पढ़ा कि इसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि पत्थर पर कढ़ाई जैसी लगती है। क्या ये सच है कि इसकी खिड़कियां तक पत्थर की बनी है? ये बिल्कुल सच है, और यही इसे दुनिया में अद्वितीय बनाता है। सोचकर देखिए, पत्थर जैसे सख्त माध्यम पर कोई इतनी नजाकत से कैसे काम कर सकता है। सही बात है। ये सिर्फ हुनर नहीं, ये कारीगरों की सालों की तपस्या थी। लेकिन यही शोहरत आज इसके लिए एक चुनौती भी है। रोज हजारों लोगों के आने से इस नाजुक कलाकृति पर दबाव बढ़ता है। ये तो एक जरूरी मुद्दा है। अच्छा, जैसलमेर में एक और हवेली है जिसकी कहानी बड़ी मजेदार है। नथमल की हवेली। हाँ। हाथी और लालू की कहानी। हाँ। इसे 2 भाइयों हाथी और लालू ने बनाया था। बिल्कुल। मतलब एक ही इमारत के 2 हिस्सों पर एक साथ काम किया। क्या उनके बीच कोई होड़ थी? बिल्कुल, यही इस हवेली की आत्मा है। दीवान नथमल चाहते थे कि हवेली जल्दी बने, तो उन्होंने हवेली को बीच से बांट दिया। अच्छा। एक हिस्सा हाथी ने बनाया, दूसरा लालू ने। दोनों में होड़ थी
और इसी होड़ में दोनों ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और नतीजा ये कि एक ऐसी इमारत बनी जो पहली नजर में एक जैसी लगती है, पर जब आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों हिस्सों में छोटे छोटे बारीक अंतर नजर आते हैं। ये समरूप नहीं है और यही इसकी खूबसूरती है। और दीवारों पर बनी पैडबीन्स के बारे में क्या सुना है? उनमें कुछ बहुत अजीब चीजें बनी है। हाँ, उन पेंटिंग्स में सोने की पत्ती का इस्तेमाल तो है ही, पर असली कहानी कुछ और है। क्या? आपको पारंपरिक राजस्थानी चित्रों के साथ साथ साइकिल, पंखे और स्टीम इंजन जैसी चीजों के चित्र भी मिलेंगे। स्टीम इंजन जैसलमेर में? हाँ, ये चित्र बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में दुनिया बदल रही थी, नए आविष्कार हो रहे थे और जैसलमेर जैसा दूरदराज का शहर भी उन बदलावों से अछूता नहीं था। अब आते हैं जैसलमेर की तीसरी बड़ी हवेली सालिम सिंह की हवेली पर। इसे जहाज महल भी कहते हैं और कहते हैं कि इसका आकार मोर जैसा है। इसका क्या मतलब है? अगर आप हवेली को दूर से देखें तो इसकी ऊपरी मंजिलें आगे की तरफ जहाज के डेक की तरह निकली हुई हैं। अच्छा। और सबसे ऊपर की बालकनी का डिजाइन एक नाचते हुए मोर की तरह है, इसलिए इसे जहाज महल कहते हैं। लेकिन इसकी कहानी इसके आकार से ज्यादा नाटकीय है। नाटकीय? कैसे? सालिम सिंह उस समय जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे, बहुत ताकतवर और क्रूर माने जाते थे। उन्होंने ये हवेली राजा के महल से भी ऊंची बनवानी शुरू कर दी, जो सीधे सीधे राजा के अधिकार को चुनौती देना था। अरे! कहा जाता है कि मूल रूप से ये 9 मंजिला की। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने आदेश दिया कि ऊपर की 2 मंजिलें गिरा दी जाएं। तो आज जो हम देखते हैं उसका छोटा रूप है। हाँ, ये हवेली सिर्फ वास्तुकला नहीं बल्कि सत्ता के संघर्ष की भी कहानी कहती है। तो जैसलमेर की कहानी तो पत्थर और रेगिस्तान की है, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो एक ऐसी जगह है जहां कहानी दीवारों पर पेंट की गई है रंगों से। शेखावाटी? हाँ, राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी यानी शेखावाटी। क्या खूबसूरत तरीका है इसे बयान करने का। शेखावाटी मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू ये व्यापारियों का गढ़ था। यहाँ के मारवाड़ी कलकत्ता और बॉम्बे जाकर व्यापार करते थे और वहां से कमाया पैसा अपनी हवेलियों पर लगाते थे। लेकिन यहाँ पत्थर की कमी थी, तो इमारतें ईंट और चूने से बने। बिल्कुल। और उन सादी दीवारों को सजाने के लिए उन्होंने भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को पेंटिंग्स का सहारा लिया। हमारे स्रोतों में एक तकनीक का जिक्र है, आराइश या आला गीला। ये क्या चीज है? ये एक जादुई तकनीक है। इसमें गीले प्लास्टर पर ही प्राकृतिक रंगों से पेंटिंग की जाती थी। गीले प्लास्टर पर? हाँ, जब प्लास्टर सूखता था तो रंग उसी का हिस्सा बन जाते थे, एक केमिकल बॉन्ड बना लेते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सदियों बाद भी ये रंग फीके नहीं पड़े। बिल्कुल, आज भी वैसे ही चटक हैं जैसे कल ही बनाए गए हों। ये तो समय को थाम लेने जैसा है। और इन पेंटिंग्स के विषय क्या होते थे? क्या सिर्फ देवी देवताओं के चित्र? नहीं, और यही शेखावाटी को सबसे दिलचस्प बनाता है। आपको रामायण महाभारत की कहानियां तो मिलेंगी ही, लेकिन उनके ठीक बगल में कुछ और भी मिलेगा। हाँ, आपको क्वीन विक्टोरिया का चित्र, ग्रामोफोन बजाता हुआ एक अंग्रेज या पहली बार गांव में आती हुई रेलगाड़ी का चित्र भी मिलेगा। वाह, मतलब ये हवेलियां उस दौर का अखबार थीं जो दीवारों पर छपता था। बिल्कुल सही। वो दुनिया में जो कुछ भी नया देख रहे थे उसे अपने दीवारों पर अमर कर रहे थे। स्रोतों में कुछ नाम हैं, जैसे नवलगढ़ की पोद्दार हवेली या मंडावा की मुरमुरिया हवेली। इनकी क्या खासियत है? पोद्दार हवेली तो अब एक संग्रहालय है, भित्ति चित्रों का खजाना। और मुरमुरिया हवेली में आपको नेहरू को घोड़े पर और उड़ते हुए हवाई जहाज के चित्र भी मिलेंगे। आजादी के बाद के दौर के? हाँ, लेकिन एक हवेली है जिसका जिक्र जरूर करना चाहिए, महनसर की सोने चांदी की हवेली। नाम से तो लगता है कि ये बहुत भव्य होगी। भव्यता शायद छोटा शब्द है। इसके एक कमरे की दीवारों, छतों, हर इंच पर रामायण और कृष्ण लीला के चित्र बने हैं और उनमें असली सोने और चांदी की पत्ती का इस्तेमाल हुआ है। असली सोना और चांदी? हाँ, जब आप उस कमरे में एक दिया जलाते हैं तो पूरी जगह सोने की तरह चमक उठती है। ये सिर्फ कला नहीं, ये दौलत का वो चरम प्रदर्शन है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और चूरू की सुराणा हवेली के बारे में एक तथ्य मिला कि उसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। वाह! इसे हवा महल भी कहते हैं। हाँ, ये दोनों का मिश्रण है। इतनी सारी खिड़कियां निश्चित रूप से हवा के आने जाने के लिए थीं, जो इसे ठंडा रखती थी। लेकिन 1100 की संख्या? वो विशुद्ध रूप से प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। ये एक संदेश था कि सुराणा परिवार कितना शक्तिशाली और धनी है।
हमने पीले पत्थर के जैसलमेर और रंगीन शेखावाटी की बात की। हाँ। अब एक तीसरे शहर का जिक्र करते हैं, बीकानेर, जिसे 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है। वाह, यहाँ क्या अलग था? यहाँ की पहचान है लाल बलुआ पत्थर, जिसे डुलमेरा स्टोन कहते हैं। और यहाँ की शैली में आपको एक खिचड़ी देखने को मिलती है। खिचड़ी मतलब राजस्थानी झरोखे, मुगल वास्तुकला के मेहराब, हाँ। और साथ में विक्टोरियन शैली के शीशे और डिजाइन। बीकानेर सिल्क रूट पर था, इसलिए यहाँ बाहरी प्रभाव बहुत ज्यादा था। और स्रोतों में एक नाम है बच्छावतों की हवेली, जिसे बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली बताया गया है, 1593 की। हाँ, इसका महत्व ऐतिहासिक है। ये हमें हवेलियों के विकास की कहानी बताती है। ये उस दौर में बनी थी जब मुगल प्रभाव अपने चरम पर था, तो इसकी बनावट पर वो असर साफ दिखता है। बाद की हवेलियों में जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा तो विक्टोरियन शैली भी इसमें जुड़ गई। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी कुछ नायाब उदाहरण हैं। एक बात जिसने मुझे बहुत चकित किया वो थी जोधपुर की पुष्य हवेली। कहते हैं कि ये दुनिया की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ। हाँ, ये सच माना जाता है। इसका पूरा निर्माण नींव से लेकर आखिरी पत्थर लगने तक ज्योतिषीय गणना के अनुसार पुष्य नक्षत्र के दौरान ही किया गया। कमाल है। ये दिखाता है कि उस दौर में लोगों के जीवन में वास्तुकला, धर्म और ज्योतिष कितने गहरे जुड़े हुए थे। बिल्कुल। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि शुभ मुहूर्त और सितारों की चाल से भी बनता था। और उदयपुर की बागोर की हवेली, पिछोला झील के किनारे, हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत जगह पर है। इसकी खूबसूरती के अलावा इसकी एक और पहचान है। आज ये एक संग्रहालय है जहां दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। सबसे बड़ी पगड़ी? हाँ, और ये हमें एक महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाता है। आज ये हवेलियां सिर्फ खाली इमारतें नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति और इतिहास को सहेजने का एक केंद्र बन गई हैं। और ये सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़ता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। बिल्कुल। ये हवेलियां गाइड, होटल वाले, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, न जाने कितने लोगों के रोजगार का जरिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत है। सही। पर्यटन जरूरी है, पर अनियंत्रित पर्यटन इन धरोहरों का दुश्मन भी है। कैसे? बढ़ता प्रदूषण, गाड़ियों का शोर और सबसे बढ़कर इन पुरानी इमारतों की देखभाल में लापरवाही, ये सब मिलकर इन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। चुनौती ये है कि हम इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बचाएं कैसे रखें। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो जैसलमेर, शेखावाटी और बीकानेर में मुख्य अंतर क्या है? अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसलमेर की पहचान है पीला पत्थर और पत्थर पर की गई बेजोड़ नक्काशी। ठीक है। शेखावाटी की पहचान है ईंट, चूना और दीवारों पर बने रंग बिरंगे भित्ति चित्र जो उस दौर का इतिहास बताते हैं। और बीकानेर? और बीकानेर की पहचान है लाल पत्थर और उस पर मुगल, राजस्थानी और यूरोपीय शैलियों का अनूठा संगम। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की हवेली कोई एक चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर क्षेत्र ने अपनी मिट्टी, अपनी जरूरत और अपने इतिहास के हिसाब से उसे एक अलग पहचान दी है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। रेगिस्तान के माहौल ने जैसलमेर को पत्थर की कला दी, तो व्यापारिक मार्गों ने शेखावाटी को दुनिया भर के रंगों से जोड़ दिया। हर हवेली की अपनी एक अलग कहानी है। तो आज हमने देखा कि कैसे जैसलमेर हवेलियों का नगर है, बीकानेर 1000 हवेलियों का शहर और शेखावाटी एक जीती जागती ओपन आर्ट गैलरी है। हमने पटवों की हवेली की पत्थर पर कढ़ाई से लेकर बागौर की हवेली की सबसे बड़ी पगड़ी तक कई अनोखे तथ्य जाने। और ये हवेलियां हमें सिर्फ वास्तुकला नहीं सिखाती, ये हमें उस दौर के समाज, उनकी अर्थव्यवस्था और दुनिया को देखने के उनके नजरिए के बारे में बताती हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज जब इनमें से कई हवेलियां हेरिटेज होटल या म्यूजियम में बदल रही हैं, तो हम संरक्षण के नाम पर उनकी असल आत्मा का कितना हिस्सा बचा पा रहे हैं और कितना हमेशा के लिए खो रहे हैं।